गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं डीएड SCID सेकेंड सेमेस्टर को पेपर 6 जिसका नाम है थ्योरेटिक्स का यूनिट 3.5 इन्हांसिंग एंड इंटीग्रेशन स्पीच एंड लैंग्वेज इनटू क्लासरूम कॉन्टेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ाऊँगा। इसका हिंदी अर्थ है शिक्षण कक्ष में संप्रेषण माध्यम से वाणी और भाषा में वृद्धि तथा एकीकरण। इस पूरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि एक शिक्षक द्वारा शिक्षक कक्ष में किस प्रकार से संप्रेषण के द्वारा भाषा और वाणी का विकास किया जाता है, इन दोनों को एकीकृत करते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः भाषा का अंतः संबंध वाणी एवं संप्रेषण से होता है। अतः वाणी और भाषा को कभी कभी एक ही समझ लिया जाता है, परंतु इसकी गहनता से अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि वाणी और भाषा अधिगम एक दूसरे से भिन्न है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाषा विभिन्न संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों का एक समूह है जो सामान्यतः परंपरागत रूप से कार्य करने में लाई जाती है। इन समूहों को जोड़कर विचार व्यक्त करने में जो त्रुटि या कमी पाई जाती है उसे भाषा विकार या भाषा दोष कहते हैं। इस प्रकार की समस्या बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में भी देखी जाती है। इसे दूर करने के लिए वाणी एवं भाषा प्रशिक्षण दिया जाता है। वाणी एवं भाषा का प्रशिक्षण बौद्धिक अक्षमताग्रस्त बच्चों को शिक्षण कक्ष के संदर्भ में संप्रेषण के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से दी जा सकती है। तो अब तक के जो प्रस्तुतिकरण में हम लोग ये जाने कि सामान्य तौर पर लोगों का ये मानना है कि भाषा और वाणी एक ही होती है, लेकिन हम लोग जब प्रशिक्षण देते हैं बच्चे को तो उसमें देखते हैं कि दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग है भी क्योंकि वाणी का अध्ययन हम लोग स्वर विज्ञान के अंतर्गत करते हैं और यहाँ पर उच्चारण तंत्र कौन कौन से हैं, उच्चारण तंत्र किस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ध्वनियों का उत्पादन होता है और कैसे ध्वनियाँ एक दूसरे से अलगाव करती हैं। जैसे हम लोग क वर्ग की बात करते थे तो यह पढ़ते थे कि क वर्ग कंठ से निकलता है और उसमें अलगाव करते थे कि क उसमें भी अल्प प्राण है, महाप्राण है और इसके बाद जो है अघोष है और सघोष है। और ऐसा करके हम लोग उन पांचों एक ही वर्ग की पांचों ध्वनियों में भी अलगाव करते थे कि अल्प प्राण में जो है कम वायु का संचार होता है। वहीं जो अघोष और सघोष की बात करते हैं तो अघोष में जो है गले के पास हम लोग अपनी उंगलियों को रखते थे और वो वहाँ से संपर्क करते थे कि दोनों गले संपर्क करके वहाँ अनुभव करते थे कि किस प्रकार से ग और घ के उच्चारण में ज़्यादा कंपन हो रहा है जबकि क और ख के उच्चारण में कम कंपन हो रहा है। वहीं जब हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते थे तो वहाँ पर हम ये देखते थे कि क हम लोग जब उच्चारित कर रहे हैं तो कम वायु निकल रही है, वहीं ख के उच्चारण में ज़्यादा वायु निकल रही है। तो एक दूसरे से हम लोग अलगाव करके उनका उच्चारण कराते थे। अर्थात जो वाणी में त्रुटि होती थी वो उच्चारण अंग और अलग अलग तरीकों से के माध्यम से दूर किया जाता था। लेकिन जब भाषा के बारे में हम लोग थेरेपी देते हैं तो वाणी थेरेपी की बात की अवस्था है और इसमें जो है व्याकरणीय दृष्टि से दिया जाता है कि हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में या अलग अलग भाषाओं के जो है नियम क्या हैं और उस नियम के अनुसार ही हम लोग जो है बच्चों को सिखाते हैं। जैसे वहाँ जैसे कर्ता, कर्म, कारक, विभक्ति इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और हर भाषा में अलग अलग होता है। तो स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से अलग है और हम दोनों को एक जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे कि वाणी और भाषा का विकास के चरण कौन कौन से कैसे विकास होता है तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि प्राथमिक स्टेज में बच्चे में भी वाणी का विकास पहले होता है और इसके बाद धीरे धीरे 1 वर्ष के बाद भाषा का विकास स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे उसी प्रकार हम लोग भी बच्चे में जब प्रशिक्षण करते हैं तो पहले वाणी विकास पर बल देते हैं। यदि प्रॉपर रूप से वाणी का विकास हो गया है तब उसके बाद हम लोग भाषा विकास पर बल देते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ भी हैं, उसी प्रकार से तय करना है। और यदि भाषा दोष या वाणी दोष कैसे आता है तो भाषा और वाणी दोष को हम बताते थे कि यदि हमारे उच्चारण में किसी प्रकार की त्रुटि होती है
तो वो वाणी दोष है और उसको हम लोग सोडा के अंतर्गत देखते हैं। आप लोग को हम बता चुके हैं, सोडा डिसऑर्डर के अंतर्गत हम लोग स्पीच जो वाणी दोष होता था उसको डिफाइन करते थे, और जो लैंग्वेज वाला दोष होता है उसमें वॉइस प्रॉब्लम, उतार चढ़ाव से संबंधित या फिर जो है लयबद्धता, इन सब चीज़ों का हम लोग जिक्र करते थे। हमारा वाक्य पूरा सेंटेंस है कि नहीं है, इसके संदर्भ में देखते थे। तो किस प्रकार से होगा इसको हम लोग नीचे देखते हैं। पहला इसमें है उपयुक्त वातावरण। वातावरण की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार वाणी एवं भाषा विकास की प्रथम पाठशाला है। बच्चे सर्वप्रथम वाणी एवं भाषा को अपने घर से ही सीखते हैं। वातावरण या परिवेश की ध्वनि को बच्चे द्वारा सुनकर ग्रहण किया जाता है। बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त बच्चों को विद्यालय में तथा कक्षा व्यवस्था में घर की तरह वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कक्षा व्यवस्था में भी वाणी एवं भाषा उद्दीपकों की सहायता लेनी चाहिए, जिससे बच्चे में वाणी एवं भाषा में अपेक्षित सुधार हो सके। बच्चे से वार्तालाप सदैव पूर्ण वाक्य में करें तथा बच्चे को भी बोलने हेतु प्रेरित करें। साथ साथ बच्चे को भाषा एवं वाणी संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान करते रहना चाहिए। उपयुक्त वातावरण के अंतर्गत हम यह देख रहे हैं कि जो बच्चे को जब भी हम लोग स्पीच या लैंग्वेज थेरेपी प्रदान करते हैं तो उस दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माहौल एक फ्री इन्वायरमेंट की तरह, ऐसा ना हो कि बच्चे को ये लगे कि हमारा जो है प्रशिक्षण या जांच किया जा रहा है। उसे इस तरह से लगे कि जो प्रशिक्षण करता है वो बिल्कुल उसके साथ मित्रवत व्यवहार करता है। और आप लोग प्रैक्टिकल में अधिकतर ये चीज़ें देखते हैं कि जिस बच्चे के साथ आप ज़्यादा मित्रवत होते हैं उसको पढ़ाने में उतनी ही आसानी होती है और आसानी से आप उसे सिखा सकते हैं। तो यहाँ भी हमें मित्रवत होना है, उसकी सभी कमियों को जानना है और उसे रेखांकित करते हुए दूर करने का प्रयास करना है। और ये तभी संभव है जब हम लोग वातावरण इस तरह से दें कि वो हमारे साथ उतना ही फ्री हो जाए जितना कि वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ होता है। तो यदि इस तरह से वातावरण बच्चे को दिया जाता है तो स्पीच थेरेपी या लैंग्वेज थेरेपी देने में हमें आसानी होगी और उसकी समस्याओं को हम लोग आसानी से दूर भी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जब स्पीच थेरेपी दे रहे होंगे उस समय एक चीज़ हमेशा आप लोग नोट करते हैं कि बच्चे में जब प्रारंभिक मतलब स्टेज में आप सिखाते हैं तो सीखने की ललक होती है, लेकिन जैसे ही आप निष्क्रिय होते हैं या बार बार एक टीचर की तरह व्यवहार करते हैं एक स्ट्रिक्ट वातावरण में, तो देखते हैं कि वो बोलना बंद कर देता है या वो उच्चारण नहीं करता है, आपका पूरा सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आपको हमेशा फ्रेंडली रहना पड़ेगा और वातावरण इस तरह से बनाना पड़ेगा कि बच्चे के अनुकूल हो, बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, समस्या ना हो उसमें। ठीक है। तो अगला है अनुकरण। बच्चों में अनुकरण करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है, अर्थात हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं ठीक उसी प्रकार का व्यवहार बच्चों द्वारा भी किया जाता है। बच्चों की इस प्रवृत्ति का उपयोग हम कक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शुद्ध एवं स्पष्ट वाणी तथा भाषा का प्रयोग बच्चे के समक्ष करके उनकी वाणी एवं भाषा को शुद्ध एवं स्पष्ट करने हेतु कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे अनुकरण करते हैं और इस अनुकरण के माध्यम से ही वो ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं। तो एक शिक्षक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उसका अनुकरण करते हैं तो कक्षा में या फिर प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक को सदैव शुद्ध और एक पूर्ण वाक्य का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भी अनुकरण करके एक शुद्ध और पूर्ण वाक्य का उच्चारण कर सकें। और इसमें हमें ये देखना है कि यदि बच्चे द्वारा अनुकरण किया जाता है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना है, उस पर दबाव नहीं बनाना है। हमेशा ये कहना है कि शाबाशी देते रहना या पुनर्बलन सकारात्मक पुनर्बलन देते रहना है, जिससे कि बच्चे को लगे कि वो सही कर रहा है। ठीक है। अगला है देखो और कहो। इस विधि में न ही बच्चे को अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है और न ही अक्षरों की ध्वनि का इनके स्थान पर उपयोग किया जाता है, बल्कि प्रारंभ से ही बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों को चित्रों के साथ अक्षरों तथा शब्दों का प्रयोग कराया जाता है। देखो और कहो विधि में चित्रों का होना आवश्यक होता है। चित्रों के पीछे नाम लिखा होता है। इस विधि में
सर्वप्रथम शिक्षक बच्चे को चित्रों से अवगत कराते हैं, तदुपरांत शब्दों का ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसा कि दिया गया है, तीसरा है देखो और कहो विधि। इस विधि के अंतर्गत में जो प्रशिक्षणकर्ता होती हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो बच्चों को चित्र दिखाते हैं। और आप लोग देखे होंगे, जब भी आप लोग स्पीच थेरेपी रूम में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक फ्लैश कार्ड की तरह चित्र होता है और उसके पीछे नाम लिखा होता है। जैसे कमल का चित्र है तो कमल पीछे लिखा होता है। तो सबसे पहले बच्चे को उस चित्र से अवगत कराया जाता है। यदि बच्चे उस चित्र को जानता है तो फिर हम लोग उसके शब्द से अवगत कराते हैं कि कमल कैसे लिखा जाता है। आप देखे हैं और आपको ऐसा प्रैक्टिकल में कराया जाता है कि जो है बच्चे को एक दिया जाता है फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड के में एक फिगर होता है, चाहे वो कमल से हो या फिर किसी भी वस्तु का हो सकता है, और उस जो है फिगर के पीछे नाम लिखा होता है। सबसे पहले हम लोग उसको चित्र से अवगत कराते हैं कि उस चित्र को जानता है या नहीं जानता है। फल के चित्र होता है, सब्जियों के चित्र होते हैं, और उसको जानने के बाद फिर हम उससे पूछते हैं ये क्या है। फिर वो उस शब्द को बताते हैं कि उसको कैसे हम लोग लिखते हैं और कैसे उसका उच्चारण करते हैं। इस विधि से हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि वो देखो और कहो विधि ये अधिकतर जो है शोधों में ये पाया गया है कि जिस चीज़ को हम लोग देख के और इसके बाद उसका अध्ययन करते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए दीर्घकालिक होता है, हमारी याददाश्त में दीर्घकालिक होता है। लेकिन यदि हम लोग सिर्फ उसे रट के पढ़ें तो वो भूल भी सकता है। इसलिए मानसिक या बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त बच्चों को जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो पहले फिगर रहता है यानी चित्र रहता है, और उसके पीछे लिखे हुए शब्द से फिर बाद में अवगत कराते हैं। और ये विधि चूँकि प्रैक्टिकली है, याददाश्त जो है दीर्घकालिक होती है हमारे याददाश्त में, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कहानी विधि। कहानी विधि भाषा शिक्षण की अत्यंत प्रभावी शिक्षण विधि है। बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चे में वाणी एवं भाषा के विकास हेतु किसी कहानी से संबंधित कई चित्रों को बच्चे को दिखाते हुए उन चित्रों से संबंधित शब्दों से अवगत कराने हेतु बच्चे को कहानी एवं भाषाई दोनों ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि की उपयोगिता बच्चों द्वारा कहानी में रुचि लेने के कारण बढ़ जाती है तथा उसमें वाणी एवं भाषा के विकास में मदद मिलती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कहानी में काफ़ी रुचि होती है, और वो अपने घर में बड़े बुजुर्ग दादा दादी या नाना नानी से कहानी सुनने में रुचि दिखाते भी हैं। तो हम लोग इस कहानी विधि का प्रयोग जो है स्पीच और लैंग्वेज के टीचिंग में भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बहुचर्चित कहानी है शेर और चूहा की कहानी। तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे 4-5 फ्लैश कार्ड होते हैं जिसमें कि अलग अलग चित्र होते हैं। एक में होता है कि शेर और चूहा एक साथ वार्तालाप की मुद्रा में है। दूसरा होता है कि शेर जो है चूहे को अपने पंजे में पकड़ा रहता है। तीसरा है जिसमें कि एक शिकारी जाल में फंसा लेता है शेर को। चौथा आता है जिसमें कि जो है चूहे द्वारा जाल को काटा जाता है और फिर दोनों मुक्त हो जाते हैं, और जो है चूहे को शेर की पीठ पे बैठा दिखाया जाता है। तो ये चूहे और शेर की पूरी कहानी को चित्र के माध्यम से बच्चे को बतलाया जाता है, और उसमें जो है शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है नीचे, जिससे क्या होता है कि बच्चे में वही बात जो हम लोग चित्र और देखो और कहो विधि में कर रहे थे वहीं यहाँ भी फॉलो करते हैं। और इसमें चित्र के माध्यम से कहानी को बताया जाता है, और फिर जो शब्द आते हैं उस शब्दों को हम लोग बच्चों को अवगत कराते रहते हैं शब्दों को, और नए नए शब्दों का ज्ञान कराते हैं। चित्र के माध्यम से कहानी भी उनके मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक रहती है और शब्दों का भी ज्ञान होता है। तो वही है कि कहानी और भाषाई दोनों ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। ठीक है, अगला है अभ्यास विधि। कक्षा व्यवस्था में बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों में भाषा एवं वाणी के विकास हेतु अधिक से अधिक अभ्यास पर बल देना चाहिए। इसके लिए कहानी रचना, ठीक है, अभिनय, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चे के उच्चारण संबंधी अंगों में यदि विकृति हो जिसे अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा दूर करना चाहिए। उदाहरणार्थ जिह्वा
अभ्यास एवं श्वास पर नियंत्रण आदि। अभ्यास विधि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हम लोग ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी विधि को प्रयोग में लाते हैं जिससे बार बार अभ्यास करने से या बार बार उसका रिवीजन करने से या क्रिया करने से जो है बच्चे में सकारात्मक सुधार होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस विधि का इस्तेमाल करें जिसमें अभ्यास भी हो जाए और बच्चे में उसके प्रति रुचि भी हो। तो उसमें कुछ जो विधियाँ थी, कहानी रचना, इसमें हम कंपटीशन कराते हैं, एक दूसरे बच्चे से लगातार कहानी की रचना करने को कहते हैं। अभिनय यानी जो है नाटकीकरण के माध्यम से वाद विवाद, प्रतियोगिता इत्यादि के माध्यम से वाद विवाद अर्थात दोनों मौखिक क्रियाएं होती हैं। दो पक्ष क्लास में बनाया जाता है, एक पक्ष जो है समर्थन में होता है, दूसरा पक्ष विरोध में होता है और दोनों एक दूसरे पर ये अपना अपना पक्ष रखते हैं। ठीक है। अब प्रतियोगिता के माध्यम से अर्थात बच्चों में कंपटीशन कराया जाता है कि किस बच्चे का जो है वाणी स्पष्ट है और अच्छी है, उसी प्रकार किस बच्चे की भाषा स्पष्ट है, शुद्ध है। ये सब जो है क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कराया जाता है और इसके अभ्यास के माध्यम से उनमें वृद्धि की जाए, उनमें जो है वाणी और भाषा के ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं जीवा अभ्यास से या श्वास पर नियंत्रण आदि से। जब हम लोग स्वर विज्ञान की बात करते हैं, ये तो हमारा ग्रामर से संबंधित है, क्योंकि यदि हम कहानी रचना करें तो कहानी रचना एक भाषा में होता है, न कि स्वर विज्ञान में होता है। अभिनय और वाद विवाद भी एक हमें पूर्ण सेंटेंस को बोलना पड़ता है और ये पूरा भाषाई ज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम स्पीच की बात करते हैं तो वहाँ हम देखेंगे जीवा अभ्यास। आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि जीवा अभ्यास का अर्थ होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे की जीवा ऊपर की तरफ पूरी तरह से जा पा रही है कि नहीं। तो इसके लिए चारों तरफ उसकी जीवा को ले जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है। और यदि ऐसा नहीं जा रही है तो बार बार उसका हम अभ्यास कराते हैं और ऐसा होता है कि अभ्यास करने से धीरे धीरे उसकी जीवा चारों तरफ जाने लगती है और उसको उच्चारण करने में भी आसानी होती है। ऐसे वाक्य, ऐसे जो है अक्षर जिसमें जीवा को ऊपर जाना, जैसे ट, ठ, ड, ढ, र, इन सबों के उच्चारण करने हेतु जीवा को ऊपर ले जाना होता है। अक्षरों का उच्चारण करने हेतु जीवा को ऊपर ले जाना होता है और जो है ये तभी संभव है जब जीवा का पूरा मूवमेंट हो। ठीक है। और इसमें श्वास पर नियंत्रण आदि। श्वास पर नियंत्रण के लिए आप लोग को मैं बताया था कि इसमें क्या होता है कि बच्चे में इस बात पर बल दिया जाता है कि जो वो है उसकी श्वास एक साथ निकले और एक साथ अंदर जाए। आप लोग देखते होंगे अधिकतर बच्चों में श्वास में टूटन होती है, अर्थात जो हम लोग बार बार उनसे फूंक मराते थे वो इसीलिए मराते हैं कि उसमें क्या होता है, एक बना रहे, नियमितता बनी रहे। ऐसा ना हो कि जो है उसकी श्वास में टूटन हो। यदि श्वास में टूटन होती है तो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ स्वतः होने लगती हैं। तो ये सब क्रियाकलाप लगातार जो है अभ्यास के माध्यम से कराए जाके ही दूर किए जा सकते हैं। अगला है सामूहिक पठन विधि। इस विधि में बच्चों को एक समूह में करके भाषा को गद्य या पद्य में एक साथ सस्वर वाचन हेतु प्रेरित किया जाता है। इस विधि के माध्यम से बच्चे में उच्चारण संबंधी दोषों में सुधार किया जा सकता है। उपयुक्त विधियों के अतिरिक्त कुछ अब भी हमें इसी जो अभ्यास पठन विधि है, सामूहिक पठन विधि, इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही साथ उच्चारण किया जाता है। एक ही साथ उच्चारण करने से तात्पर्य यहाँ यह है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है और एक विशेष क्लास में सबको एक साथ सस्वर वाचन कराया जाता है। और देखते हैं आज भी आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालय में या हर विद्यालय में लगभग इस प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं कि बच्चों को एक साथ बैठा के एक स्वर में जो है वाणी या भाषा का अभ्यास कराया जाता है। इससे जो है बच्चों में उसके प्रति रुचि होती है और निसंकोच जो बच्चे थोड़े अंतर्मुखी बच्चे होते हैं उनको भी इसमें भाग लेने का अवसर मिलता है और वो इस माध्यम से अपनी भाषा और वाणी के दोष को दूर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि हमें इस बात को ध्यान देना पड़ता है कि जिस बच्चे में त्रुटि है उस पर हमें फोकस करना है कि वो शुद्ध बोल रहा है कि नहीं। क्योंकि जब बच्चे एक साथ मिलके उच्चारण करते हैं तो जिनकी त्रुटियां होती हैं वो छुप जाती हैं। तो यहाँ शिक्षक का रोल प्रमुख हो जाता है कि वो इस बात का ध्यान दे कि जो सामूहिक सस्वर पाठन होता है इसमें जो है
कुछ व्यक्तिगत बच्चों पर भी ध्यान दें जिनमें कि अलग अलग प्रकार की त्रुटियां होती हैं। आगे है उपयुक्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ और भी योजनाएं हैं जिन्हें हम बिंदुवार निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला है, बच्चे को अपनी आवश्यकता को मौखिक रूप से व्यक्त करने हेतु प्रेरित करें एवं त्रुटियों पर ध्यान देकर उन्हें दूर कराने का प्रयास करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे द्वारा जिस वाणी में त्रुटि की जाती है या जिस सेंटेंस को पूर्ण नहीं बोल पा रहा है उसको संकेत के माध्यम से या जो भावनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, तो हमें बार बार उसको इग्नोर करना है और वहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ वाणी और भाषा के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना है। ठीक है। अगला है दूसरा, दिन भर की घटनाओं का बच्चे द्वारा मौखिक रूप से वर्णन करने को कहें। पूरे दिन में बच्चे द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उसको मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने हेतु उसे प्रोत्साहित करें या बार बार उससे कहें कि जो है उस पूरी घटना को बोल के या अभिव्यक्त करके बतलाओ। आगे है, आवाज़ में उतार चढ़ाव की समझ हेतु वाद्य यंत्रों के साथ गीत का प्रयोग करें। जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं, यदि उनके साथ हम लोग बार बार जो है सिर्फ लयबद्धता की बात करें और लयबद्धता सिर्फ एकल हो तो समझ में नहीं आता है उन्हें या ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो लयबद्धता वाद्य यंत्रों जैसे जो है हारमोनियम हुआ और बांसुरी हुआ, इन सब माध्यम से हम लोग करें तो उनको उनमें रुचि भी होती है और उस लय से गाने का वो प्रयास करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत मैं आप लोग को यह बतलाया कि किस प्रकार से एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कक्ष में संप्रेषण के माध्यम से बच्चे की वाणी एवं भाषा को एकीकृत करके उसमें वृद्धि और उसमें सुधार किया जा सकता है। इस पूरे शिक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उपयुक्त वातावरण, अनुकरण और देखो और कहो विधि, कहानी विधि, अभ्यास विधि और सामूहिक पठन विधि थी। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे दिशा निर्देश थे जिसमें कि बच्चे को अपनी आवश्यकता को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने हेतु प्रेरित किया जाए। दिन भर की जो उसकी क्रियाकलाप हैं उसको मौखिक रूप से उससे पूछा जाए या उस पर चर्चा की जाए। और तीसरा था, आवाज़ में उतार चढ़ाव की समझ हेतु वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया जाए और उसे बतलाया जाए कि किस प्रकार से जो है आवाज़ में उतार चढ़ाव आते हैं या उस पर किस प्रकार से बल दिया जा सकता है। तो असाइनमेंट के तौर पे आप लोग को कक्षा के संदर्भ में संप्रेषण के द्वारा वाणी एवं भाषा के एकीकरण को स्पष्ट करके ग्रुप में जल्द से जल्द सेंड करना है। धन्यवाद।